नमस्कार। आज विमेन इंटरनेशनल डे सारा विश्व इसे मना रहा है और भारत में भी इसे मना रहे हैं। जगह जगह हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक इंटरव्यू दिखाया था जिसमें जम्मू की नारी शक्ति ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। और यहाँ इस वक्त जम्मू के अंदर भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो भाषण है, उनकी जो आवाज़ है, वो नारी शक्ति के ऊपर है। प्रशासन भी प्रोग्राम कर रहा है, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी प्रोग्राम कर रही हैं, नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। लेकिन शायद उन्हें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं वो नारियां नजर नहीं आ रही। जम्मू की ये लड़कियां, जम्मू की ये बेटियां, जम्मू की ये नारी शक्ति पिछले 1 साल से गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बादल बरस रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना राइट चाहती है। नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सुनने के लिए एक बार भी नहीं गया। बड़े बड़े नेता आते हैं, वहां भाषण देते हैं, कमेटियां बनती हैं उनकी कि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। तालियां बजती हैं, नारे लगाए जाते हैं, जिंदाबाद करे जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल। यहां तक कि एलजी साहब ने गणतंत्र दिवस पर भी उनसे वादा किया था कि आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जाएगा। कभी भी किसी ने इनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। ये नारी शक्ति वहां पे बैठी हुई है, आज भी उन्हें नजर नहीं आ रही। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इनको। बहुत सी महिलाएं हैं जो यहाँ पे आई हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं इस एसोसिएशन की अंजना वाला और मधु वाला जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर हमें लगभग 279 डेज़ हो गया है पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड है पहले दिन से वो एक ही थी, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है जो 2006 से बनी है, तो उसके साथ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्लास है जो पिछले 15 साल से मिसिंग है, हम चाहते हैं कि वो क्लास जो है वो जल्दी से जल्दी ऐड किया जाता। आपको पता है इस वक्त आज वुमेन इंटरनेशनल डे है जी। और आज पूरा देश इसे मना रहा है, हम भी भारतवासी भी इसे मना रहे हैं और हम नारी शक्ति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नारी शक्ति, ये तो इसमें दो राय नहीं है कि भारत की नारी कभी किसी से कम नहीं है। हर फील्ड में हर एक के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और उसने बहुत ही तरक्की की है। इससे पहले भी हमने दर्शकों को बताया था, एक नारी शक्ति से हमने पहचान करवाई थी, यहाँ बुलाया था, जिसने मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरी तरफ आप महिलाएं हैं जो इतने दिनों से अपने हक के लिए लड़ रही हैं, इतने दिनों से आप शोर कर रही हैं वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आपके लिए घर में इतनी मुश्किल है कि बच्चों के लिए फ़ीस देने को पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इस नारी शक्ति का ये हाल है इस वक्त, तो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस रियासत से, इस प्रशासन से कि वो आपकी मदद करेंगे? सर पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ए ग्लोबल डे माना गया है फॉर ऑल वुमेंस, तो इसकी एक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि जहाँ इतनी इतनी औरतें जो हैं हमारे भारतवर्ष की, यहाँ इंटरनेशनल भी अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वुमेंस को बहुत सारे राइट्स मिले हैं। तो लेकिन अगर हम अपनी सिचुएशन देखते हैं, जो कि पिछले 9 महीने से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और महिलाएं बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी एक कहते हैं ना वो दिल दहलाने वाली बात ये है कि उन महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है, वैसे तो हम 24 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक यूटी के अंदर काम करते हैं।
क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं अगर एज ए टीचर आपसे एक बात कहूँगी कि जितने भी इंटरनेशनल डेज़ होते थे जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को हर साल, जैसे कि ये वुमेंस डे ही है, तो इस समय मैं पिछले साल की बात करूँगी, मैं स्कूल में थी, तो हम खुद बच्चों को पूरे वो पोस्टराइज बनाकर, वो पिक्चराइज बनाकर पूरे राइट्स के बारे में, वुमेंस के बारे में कुछ स्पीच वगैरह, कुछ डिबेट्स वगैरह हम हर एक लैंग्वेज में करवाते आए हैं। लेकिन आज मैं एक बात सच कहूँ कि मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं एक एसएसटी टीचर हूँ, तो मैं पॉलिटिकल बच्चों को पढ़ाती हूँ, राइट्स के बारे में पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद बच्चों को अपने 10 साल की करियर में झूठ पढ़ा रही थी। क्योंकि जहाँ आज सिचुएशन हमारी जो बनी हुई है, क्या हमारे वो बच्चे नहीं हमें देख रहे हैं? मीडिया के माध्यम से वो बच्चे भी हमें देख रहे हैं। तो आज हम वो टीचर्स हैं जो बच्चों को, मैं अपनी बात करूँगी, वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी बैठे हैं, मैं क्योंकि टीचर हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ये पढ़ाती आ रही हूँ कि हमें ये राइट्स मिले हैं। अगर हमें अपने राइट्स की तरफ तवज्जो देना है तो हमें दूसरों के राइट्स की तरफ भी ध्यान देना होगा। मुझे याद है कि एक बार मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को बता रही थी कि हमें इतने इतने राइट्स हैं कि अगर हमें कुछ, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। तो एक बार एक बच्चे ने बोला कि फिर मैम हमें तो रात को 2 बजे छत के ऊपर चढ़ के आवाज़ भी लगा सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाने भी गा सकते हैं। तो मैंने उस समय उस बच्चे को टोका कि नहीं, अगर आपको राइट्स मिले हैं तो उस राइट्स के आगे कुछ हिंड्रेंस है, कि अगर आपके राइट्स हैं तो आपके राइट्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप छत पे चढ़कर आवाज़ लगाओगे तो इससे जो दूसरों के राइट्स मिले हैं उनकी वायलेशन हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है सर कि हम बच्चों को 10 साल के करियर में मैंने झूठ पढ़ाया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि देखिए हम 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये बहनें हैं या बाई हैं, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी हर किसी को चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से ही देखा जाता कि बहनें बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ बैठी हैं, तो क्या ये अच्छा लगता है? वो तो जब ये आपकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त, जी उस वक्त क्या था ये कि आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी मिलेगी या आपको कश्मीर में ही रहना पड़ेगा, क्या बात थी उस वक्त? सर 2012 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पे, लेकिन उससे पहले भी 2007 से शायद, हाँ 2007-06 से वहाँ पे जो गए हुए हैं हमारे सारे एम्प्लॉयज़ रिज़र्व कैटेगरी के, तो वहाँ पे ये क्लॉज मेंशन नहीं था तब जब हमने ज्वाइन किया। आज उसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये क्लॉज प्लीज़ इसको हीट दी जाए। हमारी जो रिक्वेस्ट है हम एलजी सर से कर रहे हैं बार बार अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी दी जाए, ताकि हम भी अपने कल्चर में, अपनी डोगरा सोसाइटी में कभी तो कभी अपने घर को रिटर्न हो पाएँ। प्लीज़ यही हमारी बार बार रिक्वेस्ट है। उस टाइम पे नहीं थी, ये मिस थी, ये क्लॉज मिस था तब। आपके पास बहुत से नेता आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, उन्होंने कहा कि हम जिससे बात करेंगे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई ताकि कमेटी को उससे बात करके आपकी जब प्रॉब्लम है सॉल्व की जाए। क्या कुछ हुआ उसके बाद? सर देखिए, अगर इस समय हम अगर रूलिंग पार्टी की बात करेंगे तो वो किसी से छुपी नहीं है कि रूलिंग पार्टी कौन है। तो जब कोई काम ना हो रहा हो तो सबसे बड़ा जो प्रेशर चेन है वो रूलिंग पार्टी पे लगता है। तो ये भी सबको पता है कि इस समय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सर को करना है जो करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है रूलिंग पार्टी पे भी कि आप बार बार हमारे वहाँ मैदान में वहाँ आते रहे, हमारे बीच में आते रहे। अगर आपको भी पता होगा तो हमने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, जिनको शायद अब चौथी की 5वीं बार फिर से प्रेसिडेंट बनाया है, जिनके मुझे लगता है कि मुंह से निकली हुई कोई बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए, तो वो हमारे बीच में आते हैं, तो हम उनसे रिटर्न से लिखवा कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न रात के 11 बजे तक हम वहाँ बैठे थे प्रेस क्लब में, और हम कम से कम उस समय 2000 एम्प्लॉयज़ थे प्रेस क्लब में। तो हमने रिटर्न में उनसे उठवा कर लिया। वो हमें बार बार कह रहे थे कि आप उठिए, कन्विंस कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम उठ जाएंगे, आप हमें रिटर्न में दीजिए लिख के कि आप एलजी सर से हमारी विद इन डेज मीटिंग करवाओगे। हमने 3 दिन का टाइम उनको दिया था, उन्होंने लिख कर भी दिया। बहुत ही एक, मैं कहूँगी कि एक डेलीगेशन के रूप में वहाँ पर आए थे, उनमें एक सीनियर एडवोकेट थे साथ में, तो बहुत सारी डेलीगेशन, अच्छे मतलब कि दिग्गज नेताओं की एक डेलीगेशन हमसे मिलने के लिए आई। तो इतना बड़ा आश्वासन दिया, रिटर्न में दिया, तो आज देखिए
कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, किसी ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आज ये पूरा डोगरा समाज वहाँ पर बैठा हुआ है। शायद आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित जो हैं अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। वो पिछले 300 दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट पे बैठे थे और ये बात क्लियर थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया था कि आपकी रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिस पॉलिसी के तहत कश्मीर के अंदर गए थे वो थी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। तो उनका पुनर्वास वहां पर किया गया, उनके लिए उन्होंने एकोमोडेशन, उनके लिए अगर वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, हमारे पैरेलल बैठे थे, उनकी डिवीजन कैडर से डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट डिवीजन कैडर की कर दी गई। उनको ये पूरा भरोसा दिया गया कि क्वार्टर्स बन रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर्स के अंदर भेजा भी गया। तो इस तरह से अगर वो इतने दिन बैठे, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन ने उनके तरफ एक, मैं कहती हूँ कि गंभीरता दिखाते हुए, सीरियसनेस दिखाते हुए उनकी बहुत सी जो डिमांड्स थी वो मानी है, तो फिर बाद में वो उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट को सरेंडर किया और वोट के गए। तो आज आपके सामने जो आप दिग्गज नेता हो, जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं, डोगरा समाज के दिग्गज नेता हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर इतना बड़ा समाज यहाँ से उठकर चला जाता है, खाली हाथ चला जाता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 9 महीने से हमने इनको कुछ भी नहीं दिया। मैं कुछ लेने की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट आप ये बताइए कि आपने एलजी सर से हमारी मीटिंग तक नहीं फिक्स करवाई। और एलजी सर से भी हम कहते हैं कि एलजी सर, ये इतना बड़ा समाज बैठा हुआ है, पूरा डोगरा समाज बैठा है, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग नहीं गए हैं, हमारे साथ जनरल कैटेगरी के भी गए हैं और जनरल वाले प्रोटेस्ट पे भी बैठे हुए हैं, जा भी रहे हैं। तो हमारा एक सर्विस मैटर था। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इसको सिक्योरिटी के साथ हटाकर सोचिए, सिक्योरिटी इशू से हटाकर सोचिए कि हमारा एक सर्विस मैटर है। अगर नए एसआरओ लागू हो रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर पॉलिसी का भी एक क्लॉज है, उसको ऐड कीजिए। इससे कहीं देश की गरिमा कम नहीं हो जाएगी। हम वो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश के लिए जान तक देना चाहते हैं, लेकिन कुर्सियों पे बैठकर नहीं, हाथ में कलम पकड़कर जान नहीं देना चाहते। तो हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, क्योंकि हम लोग कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं, डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं। हम चाहते हैं कि हमने 15-15 साल घाटी के अंदर दिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हमारे लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि हमारे लिए कोई खिड़की खोली जाए, कोई दरवाज़ा खोला जाए, ताकि हमारी भी हमारे घरों को वापसी हो सके। हमारे पंडित भाइयों की घर को वापसी हो गई है, परसों तीसरी बार हुई है, तो हमारी भी घर को वापसी करिए। हमें भी 15-15 साल हो गया कश्मीर के अंदर काम करते हुए। तो अब सबकी निगाहें एलजी साहब आपके ऊपर है कि आप हमारी घर को वापसी कब करोगे। तो वो घर को वापसी तभी हो सकती है जब हमारे लिए एक सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। मेरी ड्यूटी हुई है अभी 10 साल, अगर आप पॉलिसी बनाते हो जो कि हमने मेंशन की है उसमें, वो है 7 साल। हमारे बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अभी 2-3 साल हुए हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। आप जितने भी हमारी मीडिया बाइट्स हैं सब चेक करके देखिए। मैं एक बहुत ही एक जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ कि हमने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन एक मान सम्मान इज्जत के साथ जाएंगे। क्योंकि 9 महीने हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी ऑनेस्टी के साथ हमने कश्मीर में सिर उठाकर 9 महीने काम किया है। अगर आपको लगता है कि इन कर्मचारियों को आप इस तरह से जोर जबरदस्ती करके ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकाल कर सैलरी 8-8 महीने से आपने बंद की है, उठाकर भेज देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे यही होगा, अगर कोई किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी पड़ेगी। तो हमारी आपका और उनका दोनों का जो केसेस अलग अलग है, वो कश्मीर से इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। कभी भी उनको किराए पे घर नहीं देना चाहता, क्योंकि जो घर देगा वो सुरक्षित नहीं है अपने घर के अंदर। सर वो मैक्सिमम जोन के 80% एम्प्लॉयज हैं, वो क्वार्टर्स में रहते हैं। क्वार्टर्स में भी क्या सुरक्षा है? आपने जितने भी पिछले दिन देखा होगा, वो तो ऑफिस में आए, वर्किंग प्लेस में आए, वहाँ शूट किया और मार दिया। क्वार्टर में तो किसी को मारा नहीं है, क्वार्टर में नहीं मारा। वो एक आपका और उनका दोनों का, क्योंकि और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो कश्मीर के लिए हुई थी, कश्मीर बेस के लिए थी। आपका जो सिचुएशन ये है कि आप चाहते हैं कि कश्मीर के अलावा हमें कश्मीर में सर्व किया है, अभी हमें अपने होम टाउन में, जम्मू में, किसी भी जगह, ये नहीं आप कह रहे कि जम्मू में ही आपकी ट्रांसफर हो, जम्मू में किसी जगह आपकी ट्रांसफर होनी, आपकी मांग तो यही है ना। जी।
तो इस सिलसिले में जो इतनी देर से दिक्कत क्या आ रही है प्रशासन को, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं उसमें आगे आ रहे हो? सर देखिए, हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड है ये हमारी तब से है जब से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है। चूंकि इस समय कश्मीर के हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हम अपनी डिमांड्स को 15 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे किसी की भी सरकार आई होगी, हम एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में रखते आए हैं। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम एक सिंपली अपना मेमोरेंडम देकर ड्यूटी रिज्यूम करें। आज की सिचुएशन अलग है, क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे 100 में से 100% एम्प्लॉयज जो हैं वो वहां पर किराए के घरों पे रहते हैं, और जिन घरों में ये लोग रहते थे आज उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिन घरों में हम रहते थे, अगर उनके घर में रहते हुए हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो सवालों के कड़गड़े में उन लोगों को भी खड़ा किया जाता है। हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको उन्होंने बोला है कश्मीर आइए, लेकिन सामान उठाने के लिए आइए। तो अगर हम इस सिचुएशन में कश्मीर जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एक दो बार ये जिनसे भी हम मिले हैं एज ए डेलीगेशन, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी आपकी बन जाएगी, आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी विडंबना जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर ये है कि अगर हम ड्यूटी रिज्यूम करते हैं तो हमें रहना कहाँ है। बिल्कुल सही बात। तो हम बार बार ये कहते आए हैं कि इसको सिक्योरिटी से थोड़ा हटाकर सोचिए कि ट्रांसफर पॉलिसी हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि आप कोई भी हमें ऐसा रिक्रूटमेंट प्रणाली कोई भी बताइए पूरे हिंदुस्तान में जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो ये तो एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी है जो 15 साल की बीमारी है। तो आपकी डबल इंजन वाली सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारी वैसे ही इतनी सक्षम है, और एलजी साहब हम मीडिया के माध्यम से ही ये बात सुनते आए हैं कि जो बात वो मुंह से कहते हैं फिर वो खुद भी उस बात को काट नहीं सकते। तो एलजी साहब, पहले तो हम एलजी सर के बहुत ही एक हाईली थैंकफुल है, हमारी पूरी आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन, कि उन्होंने जो वादा रजनी बाला के घर जाकर किया था, शहीद रजनी बाला के घर, जिसको गोपालपुरा इलाके में मार दिया था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उसके स्कूल का जो नाम है वो रजनी बाला स्कूल के नाम से हो गया। पहले हम सर आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद करते हैं कि रजनी बाला की सैलरी भी जल्दी जल्दी रिलीज होगी, और जो कर्मचारी वहां धरने पे बैठे हैं उनकी सैलरी भी जल्दी से जल्दी रिलीज होगी। और ट्रांसफर पॉलिसी जो कि हमारी 15 साल से डिमांड है, और हम उम्मीद करते हैं आपका एक सक्षम प्रशासन है, आप बहुत ही एक पारदर्शी सोच रखने वाले शख्सियत हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने 26 जनवरी जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन आपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठकर और झंडे को लहराकर आपने झंडे के नीचे खड़े होकर एक बात कही कि जो वादा मैंने जम्मू बेस्ड भाई बहनों के साथ किया है वो वादा हम जरूर पूरा करेंगे। तो फिर आपका वादा, आपकी बात देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जिस तरह से एलजी साहब का धन्यवाद किया, रजनी बाला की बात कर रहे हैं, शहीद रजनी बाला की, उनके नाम पे स्कूल रखा गया, तो क्या वो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपके जीते जी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपके बाद जो है कल को कोई शहीद हो जाता है, को मारा जाता है, फिर उसको जाके देंगे, उसका क्या फायदा? सर आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है जो हमारे मन में भी है कि क्या इस तरह से दफ्तरों के और स्कूलों के नाम ही शहीदों के नाम से करने हैं कि लोगों को मरने से, शहीद होने से बचाना भी है। तो इस समय हम तो पहले यही कहेंगे कि कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं उस सिचुएशन को ठीक किया जाए। इन हालात में किसी कर्मचारी को हालात तो सरकार ने ठीक करने हैं, ठीक हो रहे हैं, कुछ भी है सामने है, आपने तो हालात ठीक नहीं करने, आपकी जो मुश्किल है वो उन्होंने ठीक करनी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने वादे करने के बावजूद भी, जिस तरह आपने कहा, मैंने भी सुना, हम भी वहीं थे गणतंत्र दिवस के ऊपर जब एलजी साहब ने भाषण दिया तो बहुत सी उम्मीदें जागी थी। उसके बाद बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी सरकार की पार्टी है, उन्होंने भी आपसे वादा किया, लिखित वादा किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब आगे आपकी क्या योजना है? सर आगे हमारी योजना जो है वो कुछ नहीं है, हम जहाँ बैठे हुए हैं हम वहीं बैठे रहेंगे। अब हम भी देखते हैं वुमेंस डे है, एलजी सर शायद आज के दिन की गरिमा रखते हुए जो महिलाएं वहाँ बैठी हैं, क्योंकि अगर हम लेबर लॉज ही पढ़ेंगे तो लेबर लॉज में भी कहीं ना कहीं लिखा है कि जो महिलाएं हैजर्ड्स वाली प्लेसेस पे काम करती हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर तक की फैसिलिटी दी गई है, उनके बच्चों के लिए क्रैच खोले गए हैं। तो हमारे पास तो वहाँ कुछ नहीं है। एलजी प्रशासन इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ है कि ये सब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 80% में ज़िम्मेदारी से कहती हूँ कि आज भी हमारे 80% एम्प्लॉयज़ फार फ्लंग एरियाज़ में काम कर रहे हैं, और 100% जो है वो विदाउट गवर्नमेंट एकोमोडेशन है। तो एलजी सर इस चीज़ को ध्यान में रखिए, वुमेंस डे को ध्यान में रखिए कि ये महिलाएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, तो हमारे लिए जल्दी से जल्दी जो वादा आपने दूसरी बार गणतंत्र दिवस पे किया, पहली बार जब हमारी डेलीगेशन आपसे
आपसे मिलने गई, आपने कमेटी बनाई, कमेटी भी बने हुए अब 7-8 महीने हो गया, तो आप जल्दी से जल्दी कमेटी को इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो या फिर आप हमें हमारी एक डेलीगेशन अपने पास बुलाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त ये 2 महिलाएं नहीं हैं, इनकी एसोसिएशन की और भी बहुत सी महिलाएं आई हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम स्टूडियो में सबको बैठा नहीं सकते, लेकिन इनकी आवाज़ जो है, उनकी आवाज़ भी इनकी आवाज़ है। और आज का दिन भी अगर ये आवाज़ जो है एलजी प्रशासन ना सुने, बड़े दुख होगा इस बात का, जबकि आप भाषण दे रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा दिन मना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग जो है वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, नारियों को लेकर ये कर रही हैं। इतने बड़े दिन पे भी अगर वो महिला विंग इनके पास ना आए, इनकी मजबूरी को ना समझे, तो मैं समझूंगा कि ये सब एक दिखावा होगा। आप हमारे स्टूडियो में आई, सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़, वैसे तो पूरा मीडिया आपकी आवाज़ उठा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन था कि एक कसक थी कि इतनी गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेके आप बैठे थे, और हम बात करते हैं वुमेन डेज़ की, इंटरनेशनल वुमेन डेज़ की, उसको मनाने की, जब हमारे ही घर के बाहर, हमारी आंखों के सामने हमारी महिलाएं किस कदर बैठी हुई हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं एलजी साहब इस बात को सोचेंगे और जल्दी से जल्दी इसका फैसला करेंगे। नमस्कार।